हम्म। प्यारे बच्चों, आज हम फिर एक बार मास्टर साहब एक्सप्लेन चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। आप लोगों ने बहुत ही अच्छे ढंग से हमारे वीडियो को लाइक कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया ढंग से पढ़ रहे हैं। तो आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, ऐसे ही माहौल बनाए रखिए ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो। आप लोग नीट के कंपटीशन में अच्छे से अच्छे मार्क्स हासिल करके एडमिशन लें। पिछले टर्न पर हम आप लोगों को बताए थे वनस्पति जगत का वर्गीकरण, पेड़ पौधों का वर्गीकरण। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि किंगडम प्लांटी को सब किंगडम में बांट दिया गया, थैलोफाइटा और एम्ब्रियोफाइटा। इसी तरह से एम्ब्रियोफाइटा को फिर फर्दर डिवाइड किया गया, लेकिन हम थैलोफाइटा के बारे में कल थोड़ा सा जिक्र किए थे कि इस थैलोफाइटा को 10 फाइलम या 10 संघ में बांटा गया, जिनमें से 7 फाइलम जिनके अंतर्गत शैवाल को रखा गया है, 8वां फाइलम बैक्टीरिया का है, 9वां और 10वां फाइलम कवक का या फंजाई का है। तो हम लोग शैवाल के बारे में अध्ययन करेंगे। कल थोड़ा सा जिक्र हम किए थे शैवाल की परिभाषा के रूप में कि जो शैवाल होते हैं, शैवाल, इनको अंग्रेजी में एल्गी कहा जाता है। इसकी परिभाषा के रूप में हम आप लोगों को बताए थे कि क्लोरोफिलस क्लोरोफिलस नॉन वैस्कुलर थैलोफाइट्स, ये शैवाल की परिभाषा है कि हरित लवक युक्त होते हैं, नॉन वैस्कुलर संवहन मंडल नहीं पाए जाते हैं और थैलोफाइट्स होते हैं, अर्थात इनका शरीर सुकाय होता है। सुकाय होता है इसका मतलब कि इसमें वास्तविक जड़, तना और पत्ती का अभाव होता है। शैवाल के बारे में कहा गया कि ये प्रायः नम छायादार स्थानों पर मुख्य रूप से ये पाए जाते हैं। इनके जो जनांग होते हैं, ये जनांग एक कोश की होते हैं। लेकिन हम लोगों ने पढ़ा कल फाइलम 7 जिनमें शैवाल को रखा गया है। तो इस तरह से नीली हरी शैवाल, भूरी शैवाल, लाल शैवाल, सुनहरी हरी शैवाल। इसी तरह से हमने देखा कि ये जन्नांग तो इनके मोस्टली एक कोश की होते हैं, लेकिन जो भूरी शैवाल है, इस भूरी शैवाल में जन्नांग बहुकोश की होते हैं, बहुकोश की होते हैं। भूरी शैवाल में जन्नांग बहुकोश की होती है। इसके साथ ही ये शैवाल एल्गी
इसको वनस्पति जगत में अलग प्रकार का ग्रुप बनाया गया और इस ग्रुप को बनाए जाने का श्रेय जो वैज्ञानिक हैं वो एफ फ्रिट्स एफ फ्रिट्स इन्होंने अपनी पुस्तक स्ट्रक्चर्स एंड रिप्रोडक्शन एंड एल्गी जो 2 वॉल्यूम्स में प्रेस्क्राइब किया, अपनी पुस्तक पर काफी डिटेल स्टडी किया और इस स्टडी करने के आधार पर ही एफ फ्रिट्स को फादर ऑफ एल्गी या इन्हें फादर ऑफ एल्गी या शैवाल विज्ञान का जनक कहा गया। इसी तरह से शैवाल का जो हम अध्ययन करते हैं, शैवाल को अध्ययन करने वाली जो शाखा होती है उसे हम शैवाल विज्ञान या एल्गोलॉजी कहते हैं। एल्गोलॉजी, the branch of botany which deals with the study of algae is known as एल्गोलॉजी। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जो शैवाल का अध्ययन कराती है उसे हम शैवाल विज्ञान या एल्गोलॉजी कहते हैं। तो एफ फ्रिट्ज को शैवाल विज्ञान का जनक कहा गया, फादर ऑफ एल्गोलॉजी कहा गया। इसके साथ प्रोफेसर एम.ओ.पी. आयंगर इन्होंने शैवाल विज्ञान पर काफी अध्ययन किया और चूंकि ये खासकर इंडियन भारतीय विज्ञान शैवाल विज्ञान पर अध्ययन किया इसलिए इन्हें भारतीय शैवाल विज्ञान का जनक कहा गया। तो यहां पर कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, इसको माइंड करिएगा क्योंकि कंपटीशन की परीक्षाओं में इस तरह से पूछा जाता है कि शैवाल विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो अगर वहीं पर शब्द आपको यह पूछा गया कि भारतीय शैवाल विज्ञान का जनक, तो उसका उत्तर होगा एम.ओ.पी. आयंगर। और सिर्फ शैवाल विज्ञान का जनक होगा तो वहां पर एफ फ्रिट्स, ये आपका ऑप्शन सही होगा। शैवाल की जो कोशिका भित्ति होती है इनकी कोशिका भित्ति जो होती है ये सेलुलोज की बनी होती है। शैवाल की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है और इनमें संचित भोज्य पदार्थ जो होता है, संचित भोज्य पदार्थ यह स्टार्च या जिसे मंड कहते हैं, संचित भोज्य पदार्थ स्टार्च या मंड के रूप में रहता है। शैवाल में जो रिप्रोडक्शन या जनन होता है वो 3 विधियों द्वारा होता है।
वर्धी या कायिक जनन, आलिंगी या अलैंगिक जनन, दूसरा लिंगी या लैंगिक जनन। तीनों विधियों द्वारा शैवाल में रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो इस तरह से शैवाल के बारे में जानकारी। अब इसके बाद इसकी जो स्ट्रक्चर्स है, जो शारीरिक रचना है, इस शारीरिक रचना के बारे में हम ये जानना चाहेंगे कि इनकी जो रेंज ऑफ वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स हैं वो कैसी होती है। रेंज ऑफ वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स या विभिन्न प्रकार की शारीरिक रचना इसमें कैसी होती है, इसके बारे में रेंज ऑफ वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। विभिन्न प्रकार की शारीरिक रचना। रेंज ऑफ वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स विभिन्न प्रकार की शारीरिक रचना कैसे प्रकार की होती हैं, तो इनमें मुख्य रूप से दो प्रकार की हैं। पहला है एक कोशिकी। एक कोशिकी यूनिसेल्युलर। अब ये जो एक कोशिकी होती हैं, ये भी दो प्रकार की होती हैं, चल और अचल। चल और अचल। चल को अंग्रेजी में कहते हैं मोटाइल और अचल को कहते हैं नॉन मोटाइल। एक कोश की संरचना होती है चल, अर्थात जिनमें कसाव पाया जाएगा, फ्लैजिला जिसमें पाया जाएगा, ऐसे प्रकार की संरचना को हम चल कहेंगे। और जिसमें कसाव है या फ्लैजिला नहीं पाया जाएगा, एब्सेंट रहेगा, उसे हम अचल कहेंगे। तो चल में इसका एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास। मोटाइल या चल अर्थात जिसमें कसाव या फ्लैजिला पाए जाते हैं, ये क्लेमाइडोमोनास। और जिसमें नहीं पाए जाते हैं, इसका एग्जाम्पल है क्लोरेला। क्लोरेला। तो ये था एक कोश की यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर में दो प्रकार की संरचनाएं हैं, चल और अचल। इसके बाद दूसरी संरचना है बहुकोश की, मल्टीसेलुलर। ऐसे प्रकार की शैवाल की स्ट्रक्चर्स जो मल्टीसेलुलर होती हैं, बहुकोश की होती हैं। अब ये जो बहुकोश की होती हैं, इनकी कई प्रकार की संरचनाएं हैं। पहला है कि मंडलीय। मंडलीय कॉलोनियल स्ट्रक्चर्स। मंडलीय कॉलोनियल अर्थात कोशिकाओं की संख्या नियत होकर के इस तरह से मंडल बनाते हैं, कॉलोनी बनाते हैं, ऐसे प्रकार की संरचना को हम कहते हैं कॉलोनियल। इसका एग्जाम्पल है वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स। दूसरे प्रकार की संरचना है समूहन या एग्रीगेशन।
समूहन या एग्रीगेशन। समूहन या एग्रीगेशन। समूहन या एग्रीगेशन क्या है कि एक प्रकार के पदार्थ के रूप में इनमें आपस में सब एग्रीगेट हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, और इस प्रकार की संरचना को हम कहते हैं एग्रीगेशन या समूहन। इसका एग्जाम्पल है टेट्रास्पोरा। टेट्रास्पोरा। तीसरे प्रकार की संरचना है फिलामेंटस या सूत्रवत। फिलामेंटस सूत्रवत। सूत्र की तरह से, धागे की तरह की संरचनाएं पाई जाती हैं। इसका एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स। सूत्रवत के बाद अगली संरचना है आभासी मृदुत की। आभासी मृदुत की। स्यूडो पैरेन काइमेटस। आभासी आभास होता है, और ऐसा आभास होता है जैसे कि पैरेन्काइमेटस कोशिकाएं हैं, मृदुतकी कोशिकाएं हैं, और इस तरह से मृदुतकी का मतलब होता है कि निर्जीव की तरह से दिखाई देती हैं। ऐसा एहसास होता है, होता नहीं है। ऐसे प्रकार का एग्जाम्पल है पॉलीसिफोनिया। पॉलीसिफोनिया। आभासी मृदुतकी सीडो पैरेन्काइमेटस। इसके बाद है नलकीय। नलिका के आकार की संरचनाएं होती हैं सिफोनियस। नलिका के आकार की संरचनाएं होती हैं जिसे हम सिफोनस कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल है वाउचेरिया। वाउचेरिया। आगे है मृदुतकी या पैरेन्काइमेटस। मृदुतकी या पैरेन्काइमेटस। इसका एग्जाम्पल है अल्वा। और अगला है पौधों जैसी संरचना। बड़े पौधों जैसी संरचना, उच्च श्रेणी के पौधों जैसी संरचना। इसका एग्जाम्पल है कारा। तो ये था वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स, रेंज ऑफ वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स। विभिन्न प्रकार की इनमें रचनाएं कैसी होती हैं, कौन सी एक कोश की होती है, कौन सी बहुकोश की होती है। अब अगला टॉपिक इसमें है कि इनमें न्यूट्रिशन कैसा होता है। शैवाल में न्यूट्रिशन कैसा होता है। अभी आप लोगों ने देखा कि इसकी परिभाषा ही शुरू होती है क्लोरोफिलस। इसका मतलब कि ऐसे प्रकार के ये जीव हैं, ऐसे प्रकार के
जीवधारी हैं कि जिनमें हरित लवक पाया गया, और जिनमें हरित लवक पाया जाता है इसका मतलब कि उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, फोटोसिंथेसिस की क्रिया होगी। तो न्यूट्रिशन के टॉपिक में न्यूट्रिशन पोषण शैवाल में कैसा होगा? क्योंकि ये क्लोरोफिलस है, इसमें हरित लवक पाया गया, इसलिए इनमें न्यूट्रिशन होगा ऑटोट्रॉफिक। इसमें न्यूट्रिशन कैसा होगा? ऑटोट्रॉफिक होगा, अर्थात ये स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, क्योंकि इसमें हरित लवक पाया जाता है और इसके कारण ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। लेकिन पिछले टॉपिक पर हम एक बार जिक्र किए हैं कि एक ऐसे प्रकार का शैवाल है जो परजीवी होता है, पैरासाइट्स होता है, और इस विशेषता के कारण अक्सर हर कंपटीशन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि ऐसे शैवाल का नाम बताइए जो परजीवी होता है। तो उस परजीवी शैवाल का नाम है सिफेल्यूरस। सिफेल्यूरस सिफेल्यूरस ये परजीवी शैवाल है, पैरासाइट शैवाल है, जो चाय या कहवा की पत्ती पर पैरासाइट के रूप में पाया जाता है। और ये अक्सर कंपटीशन की परीक्षाओं में पूछा जाता है कि ऐसे शैवाल का नाम बताइए जो परजीवी है, क्योंकि आपके दिमाग में है कि शैवाल की परिभाषा ही होती है क्लोरोफिलस नॉन वैस्कुलर थाइलोफाइट्स। आप सोचते हैं कि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है, इसलिए इसे हम ऑटोट्रॉफिक या स्वपोषी कहते हैं। तो ये था न्यूट्रिशन, इसमें पोषण। अब इस पोषण के बाद अगला इसमें जो टॉपिक है वो है रिप्रोडक्शन, जन्म या प्रजनन। शुरुआती दौर में ही हम आप लोगों को जब शैवाल के इंपॉर्टेंट लक्षण के बारे में अध्ययन कर रहे थे, उसी समय हमने बताया कि इनमें रिप्रोडक्शन या जन्म तीनों विधियां द्वारा होता है। रिप्रोडक्शन या प्रजनन या जन्म, तो ये तीन विधियों द्वारा होता है। पहला है वर्धी जनन या कायिक जनन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। दूसरा है आलिंगी या अलैंगिक जनन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और तीसरा है लिंगी या लैंगिक जनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये तीनों प्रकार की रिप्रोडक्शन शैवाल में पाए जाते हैं। पहला सबसे सिंपल है वर्धी जनन या कायिक जनन। आप लोग देखते हैं देहात क्षेत्र से जो लोग बिलोंग करते हैं वो लोग देखते हैं
कि गन्ना है और गन्ने को आप काट करके इस तरह से उसके पोर को काट काट करके और बो देते हैं, उससे नए पौधे का निर्माण होता है। This phenomenon is known as vegetative reproduction. वर्धी या कायिक जन्म, इसका मतलब यह है कि पौधे का एक छोटा से छोटा टुकड़ा और जिससे नए पौधे का जन्म हो जाता है, निर्माण हो जाता है, ऐसे प्रकार के जन्म को हम कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। दूसरा है आलिंगी या अलैंगिक जन्म। इसमें क्या होता है कि पौधे की कुछ कोशिकाएं या उसके अंदर पाया जाने वाला जीव द्रव्य वो गाढ़ा हो जाता है और गाढ़ा होकर के इस तरह से स्पोर्स या बीजाणु का निर्माण करने लगता है। और जब स्पोर्स या बीजाणु का निर्माण होता है तो उस तरह से बीजाणु या स्पोर्स से फिर वो मातृकोशिका से टूट करके और नए पौधे का निर्माण कर लेता है। ऐसे प्रकार की विधि को हम कहते हैं एसेक्सुअल या अलिंगी या अलैंगिक जन्म। तीसरा है लिंगी या लैंगिक जन्म, ये जिसमें नर और मादा इस तरह से हम युग्मक के रूप में अध्ययन करते हैं। और ये भी लैंगिक जन्म जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। पहला है आइसोगेमस, दूसरा है अनआइसोगेमस और तीसरा है ऊगेमस। आइसोगेमस हिंदी में कहते हैं समयुग्मकी, समयुग्मकी, विषम युग्मकी और ऊगेमस युग्मकी। आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ऊगेमस। समयुग्मकी, असमयुग्मकी और विषम युग्मकी। सारे हिंदी में कंफ्यूजन हो जाता है। समयुग्मकी, असमयुग्मकी और विषम युग्मकी। समयुग्मकी जैसा कि नाम से आप देख रहे हैं कि आइसोगेमस, आइसोगेमस में क्या होता है कि ऐसे कंडीशंस में बाहर से देखने में बाह्य आकार की और परिमाण बिल्कुल समान होता है। बाह्य आकार एवं परिमाण बिल्कुल समान होता है। ऐसे कंडीशंस में हम दोनों प्रकार के युग्मक को, एक को प्लस स्टेन और दूसरे को माइनस स्टेन, अर्थात एक को हम धन चिन्ह और दूसरे को ऋण चिन्ह से इस तरह से इंडिकेट करते हैं। ऐसी प्रकार के रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं आइसोगेमस या समयुग्मकी। दूसरा है अनआइसोगेमस, असमयुग्मकी। इसमें क्या होता है कि इनका आकार तो समान होता है परंतु इनका कार्य या व्यवहार भिन्न होता है। ऐसे कंडीशंस में एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है। जो बड़ा होता है इसे हम मैक्रोगैमीट कहते हैं और जो छोटा होता है इसे माइक्रोगैमीट कहते हैं।
जो बड़ा होता है, मैक्रोगैमीट होता है, ये निष्क्रिय होता है, पैसिव होता है। और जो छोटा होता है, मैक्रोगैमीट होता है, ये सक्रिय होता है, एक्टिव होता है। इस तरह से छोटा और बड़ा होते हैं, इसके आधार पर हम अनआइसोगेमस प्रकार का रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं। तीसरा है सबसे एडवांस प्रकार का ऊगेमस विषम युग्मकी, अर्थात दोनों ही युग्मक भिन्न भिन्न होते हैं और ऐसे कंडीशंस में हम एक को नर कहते हैं और दूसरे को मादा कहते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक। जो नर युग्मक होता है, ये नर युग्मक ऐसा होता है कि इसमें फ्लैजिला होते हैं। नर युग्मक ये छोटा होता है और ये बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं, बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं, अर्थात इनमें दुई कशाभिका होती है। और जो मादा होता है, ये बड़ा होता है और अकशाभिकी होता है, इनमें कशाभ नहीं पाई जाती। इस तरह से हमने देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एल्गी में तीन प्रकार का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, आइसोगेमस, अनआइसोगेमस और ऊगेमस, अर्थात तीनों में हमने देखा कि विभिन्नता होती है। और समयुग्मकी को हमने धन और ऋण से परिभाषित किया, अनआइसोगेमस को बड़ा और छोटा से हमने परिभाषित किया, परंतु जो ऊगेमस प्रकार है, यहाँ हम जाकर के नर और मादा नाम अर्थात मेल और फीमेल गैमीट्स के नाम से डिनोट किया। तो ये थे शैवाल में रिप्रोडक्शन। तो आज के टॉपिक में इतना ही। हमने आप लोगों को शैवाल के बारे में बताया कि शैवाल क्या चीज है, इसके बाद शैवाल में इसकी स्ट्रक्चर या संरचना कैसी होती है, इनका वास स्थान कैसा होता है। इतना ही नहीं, हमने पिछले टर्म पर आप लोगों को बताया था कि शैवाल ऐसी होती हैं जो ठंडे जल से लेकर के गर्म पानी तक, झरने से लेकर के हर जगह पाए जाते हैं। और इतना ही नहीं, हमने आप लोगों को बताया था, याद होगा, कि शैवाल कुछ ऐसे होते हैं जो कछुआ की पीठ पर पाए जाते हैं, हाइड्रा के शरीर पर पाए जाते हैं। इस तरह की प्रोटोडर्मा और घोंघा के ऊपर स्नेल पर पाए जाने वाले तमाम प्रकार के शैवाल पाए जाते हैं। कारा है, क्लेमाइडोमोनास है। जिस तरह से इनके आवासस्थान के आधार पर हम कह सकते हैं कि एल्गे इज कॉस्मोपॉलिटन, अर्थात ये सर्वव्यापी है, हर जगह पाए जाने वाले। तो ये था शैवाल के बारे में, इनमें न्यूट्रिशन कैसा है, रिप्रोडक्शन कैसा है, यहाँ तक आप लोगों को हमने अध्ययन किया। तो इसमें जो भी कमेंट आप लोगों को करना है, कमेंट करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करने का कार्य करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस लेक्चर को सुन सकें और उससे लाभ उठा सकें। धन्यवाद।